बॉलीवुड की वो अदाकारा जो सादगी की मिसाल थी, लेकिन उनकी अदायगी बेमिसाल थी। सांवली सी सूरत वाली वो अदाकारा जिसकी आंखें ऐसी कि देखने वाला उनमें डूब जाए, जिनको महानायक के साथ होने वाले हादसे का आभास पहले ही हो गया था। हमेशा लीक से हटकर किरदार निभाने वाली वो अदाकारा जिसके हुनर का कैमरा भी कायल था। वो जिसने अपने छोटे से फिल्मी करियर में ऐसी अमिट छाप छोड़ी कि आज भी लोग उसके हुनर के कायल हैं। वो जो महिलाओं की आवाज को बुलंद करने वाली थी, लेकिन असल जिंदगी में उन्हें होम ब्रेकर का टैग मिला था। आखिर कौन है वो हीरोइन जिनकी मौत के बाद उनके शव को दुल्हन की तरह सजाया गया था? आप बने रहिए हमारे साथ। आप सब इस अदाकारा को पहचान गए होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सांवली सी सूरत वाली हिंदी और मराठी फिल्मों की शानदार एक्ट्रेस स्मिता पाटिल की, जिसने अपने 13 साल के छोटे से फिल्मी करियर में वो मुकाम हासिल किया जो लोग ताउम्र नहीं कर पाते। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन स्मिता जी हमेशा जीन्स के ऊपर साड़ी पहनती थी। क्या आप मानेंगे कि उन्होंने महानायक अमिताभ बच्चन को कुली के हादसे से एक दिन पहले रात के 2 बजे फोन करके आगाह कर दिया था? आगे जानेंगे स्मिता जी से जुड़े तमाम सुने अनसुने किस्से, लेकिन शुरुआत करते हैं उनके फिल्मों में आने के सफर से। स्मिता जी का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को महाराष्ट्र के पुणे में एक बेहद प्रभावशाली राजनीतिक मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता शिवाजीराव गिरधर पाटिल राजनीति में थे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे। वहीं उनकी मां विद्याताई पाटिल एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। पुणे से 12वीं पास करने के बाद स्मिता मुंबई आ गईं और आगे की पढ़ाई बंबई यूनिवर्सिटी से ही की। कैमरे से पहली बार उनका सामना दूरदर्शन के न्यूज रीडर के तौर पर हुआ था। दूरदर्शन में आने के बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ी और फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग उन्हें जानने और पहचानने लगे। कहा जाता है कि जीन्स पहनने की शौकीन स्मिता को समाचार के वक्त जब साड़ी पहनने के लिए कहा जाता तो वो जीन्स के ऊपर ही उसे लपेट लेती थी। जब टीवी पर स्मिता लोकप्रिय हो गईं, उसी समय उन्हें मराठी फिल्म राजा शिव छत्रपति में एक छोटा सा रोल मिला और इस तरह एक्टिंग की दुनिया में स्मिता ने अपना पहला कदम रखा। वैसे एक्टिंग का शौक स्मिता को बचपन से ही था। उनके स्कूल कॉलेज के दिनों में भी एक्टिंग उनके शौक में शुमार था। पुणे में भी उनका अधिकांश समय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट यानी FTTI के कैंपस में ही बीतता था, जिससे सबको लगता था कि वो वहां की छात्रा हैं, जबकि स्मिता वहां की छात्रा नहीं थी। उन्होंने वहां पर थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर रखा था। दूरदर्शन में काम करने के दौरान वहां के साउंड रिकॉर्डिस्ट हितेंद्र घोष ने स्मिता जी की मुलाकात मशहूर डायरेक्टर श्याम बेनेगल से कराई थी। बेनेगल उन दिनों अपनी फिल्म निशांत के लिए एक नया चेहरा तलाश रहे थे। उन्होंने स्मिता को निशांत में काम करने का ऑफर दिया और यही ऑफर स्मिता के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। खैर, कुछ कारणों से निशांत की शूटिंग लेट हुई और तब तक श्याम बेनेगल अपनी दूसरी फिल्म चरणदास चोर के लिए भी स्मिता को साइन कर शूटिंग शुरू कर चुके थे। निशांत से पहले चरणदास चोर बनी और रिलीज हुई, तो इस लिहाज से स्मिता पाटिल की पहली रिलीज हुई हिंदी फिल्म चरणदास चोर ही थी। वहीं इसी साल निशांत भी रिलीज हुई। महज 2 फिल्मों में काम करके स्मिता ने इंडस्ट्री की तमाम टॉप हीरोइनों की नींद उड़ा दी थी। स्मिता पाटिल को अगर श्याम बेनेगल की खोज कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसके बाद 1976 में दुग्ध क्रांति पर बनी फिल्म मंथन में स्मिता पाटिल का अभिनय देखकर सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली थी। फिल्म मंथन से जुड़ा एक दिलचस्प वाकया आपको यहाँ बताते हैं। इस फिल्म के निर्माण के लिए गुजरात के लगभग 5 लाख किसानों ने अपनी रोज की मजदूरी से 2-2 रुपया निकालकर फिल्म निर्माता को दान में दिए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गजब की हिट साबित हुई थी और इसके बाद स्मिता किसी पहचान की मोहताज भूमिका में दमदार अभिनय के लिए इन्हें सिर्फ 21 साल की उम्र में ही पहला नेशनल अवार्ड मिला। महज कुछ ही फिल्मों में काम करने के बाद स्मिता जी बेहद कामयाब हीरोइंस की फहरिस्त में शुमार हो गई। उनकी एक्टिंग की महारत को देखते हुए डायरेक्टर श्याम बेनेगल ने कहा था कि जब भी कैमरे के सामने स्मिता कोई सीन शूट कर रही होती तो कैमरा मानो उन्हें ही देखता और बाकी सब ब्लर हो जाती। ऐसी गजब की केमिस्ट्री थी स्मिता और कैमरे के बीच।
अपने जमाने के बेहतरीन सरीखे डायरेक्टर संग फिल्में की जिनमें सत्यजीत रे, गोविंद निहलानी, मृणाल सेन आदि शामिल हैं। आर्ट फिल्में ही नहीं, स्मिता जी ने कमर्शियल सिनेमा में भी अपने अभिनय का लोहा 1982 में रिलीज हुई फिल्म नमक हलाल में उनका निभाया पूनम का किरदार भला कौन भूल सकता है। शक्ति की रोमा तो आप सबको याद ही होगी। स्मिता पाटिल ने राजेश खन्ना संग भी एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं, जिनमें आखिर क्यों, दिले नादान, नजराना, अमृत, अनोखा रिश्ता प्रमुख हैं। जीवन साथी साथ में आई डायरेक्टर केतन मेहता की फिल्म मिर्च मसाला आज भी स्मिता पाटिल के सशक्त अभिनय के लिए याद की जाती है। स्मिता पाटिल की फिल्मों की बात करें तो निशांत, चरणदास चोर, भूमिका, चक्र, मंडी, मंथन, अर्थ, बाजार, आज की आवाज, भीगी पलकें, नमक हलाल, शक्ति, आखिर क्यों, मिर्च मसाला, वारिस, अनोखा रिश्ता, आपके साथ, डांस डांस, गुलामी, अल्बर्ट पिट्टो को गुस्सा क्यों आता है और आक्रोश। पाटिल ने अपने छोटे से फिल्मी करियर में लगभग 80 फिल्मों में काम किया है, जिसमें हिंदी ही नहीं मराठी, बंगाली, गुजराती, मलयालम और कन्नड़ भाषा की भी फिल्में शामिल हैं और हर जगह अपनी अभिनय की अमिट छाप छोड़ी है। 1977 में रिलीज हुई फिल्म भूमिका और 1980 में आई चक्र के लिए स्मिता पाटिल को 2 बार नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा चक्र के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 1985 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा। इतना ही नहीं, उन्हें मराठी फिल्मों में अभिनय के लिए भी ढेर सारे अवार्ड मिले हैं, जो महानायक अमिताभ बच्चन से जुड़ा हुआ है। स्मिता जी की बायोग्राफी के लॉन्च इवेंट में अमिताभ ने स्मिता पाटिल के बारे में हैरान करने वाली बात बताई थी। अमिताभ ने बताया कि स्मिता जी की सिक्स्थ सेंस काफी तेज थी और उन्हें कुली फिल्म के दौरान हुए हादसे का अंदेशा पहले ही हो चुका था। दरअसल हादसे से ठीक एक रात पहले स्मिता को सपना आया था कि अमिताभ घायल हो गए हैं। इस सपने के बाद वो घबरा कर जाग गई और अमिताभ को तकरीबन 2 बजे फोन करके अपना सपना सुनाया। अमिताभ ने हंसकर कहा था कि मैं ठीक हूँ स्मिता जी, आप परेशान ना हो। अगले ही दिन अमिताभ बच्चन के साथ बड़ा हादसा हो गया था और वो लंबे समय तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते रहे। स्मिता और उनकी आजादी के लिए शुरू से ही मुखर रही और मुंबई के महिला सेंटर की सदस्य भी रही। हालांकि लोगों ने उन्हें होम ब्रेकर तक का टैग दे दिया था। आइए अब जानते हैं कि स्मिता पाटिल के लाइफ के उस चैप्टर के बारे में जिसमें उन्हें प्यार के साथ रुसवाई मिली। 1982 में रिलीज हुई फिल्म भीगी पलकें के सेट पर उनकी मुलाकात एक्टर राज बब्बर से हुई। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार और फिर बाद में शादी में बदल गई। हालांकि राज बब्बर पहले से ही शादीशुदा थे। उन्होंने 1975 में मशहूर थिएटर आर्टिस्ट नादिरा से शादी की थी और उनके 2 बच्चे भी थे। ये सब जानते हुए भी स्मिता पाटिल राज बब्बर को अपना दिल दे बैठी। तुम हो मेरी जान दुनिया से, मुझे क्या काम है, जिस पर किसी का जोर नहीं चलता। फिर यहाँ तो बात दोनों तरफ से ही बराबर थी। दोनों कुछ वक्त के लिए लिव इन में रहे और फिर 1986 में शादी के बंधन में बंध गए। जहां स्मिता पाटिल के पेरेंट्स इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे, वहीं राज बब्बर की शादीशुदा जिंदगी में भी भूचाल आ गया था। राज बब्बर अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर स्मिता के साथ रहने लगे। आवाज उठाने वाली स्मिता पर दोहरे चरित्र वाली औरत होने का इल्जाम लगा। उस वक्त का मीडिया, चाहे अखबार रहा हो या फिल्मी मैगजीन, सभी ने उन्हें खलनायिका बना दिया। उधर समाज ने होम ब्रेकर का टैग भी दे दिया। स्मिता चुप थी, वो अपने प्यार, अपनी गृहस्थी को एंजॉय करना चाहती थी, जो शायद कुदरत को मंजूर नहीं था। इसी साल उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम प्रतीक रखा। लेकिन चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस के चलते अपने बेटे के पैदा होने के महज 15 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1986 को उनकी मृत्यु हो गई।
और वो सबको अकेला छोड़ सदा के लिए चली गई। स्मिता को अपनी मौत का आभास पहले ही हो गया था। वहीं उनके मौत से कुछ दिन पहले ही उनका बेटा प्रतीक भी उनसे अपने आप को दूर कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस नन्हे बालक को भी अपनी माँ से दूर जाने का आभास हो गया हो। उनकी मौत के बाद उनको दुल्हन की तरह सजाया गया था। स्मिता पाटिल की बायोग्राफी लिखने वाली मैथिली राव ने अपनी किताब में बताया है कि स्मिता ने राजकुमार संग फिल्म करते हुए देखा कि शूटिंग सेट पर अक्सर राजकुमार लेट कर ही अपना मेकअप कराया करते थे। स्मिता जी भी अपने मेकअप मैन दीपक सावंत से ठीक वैसे ही मेकअप करने को कहती थी, लेकिन उनका मेकअप आर्टिस्ट हमेशा यही कहता था कि लेट कर मेकअप करते हुए ऐसा लगेगा जैसे किसी मुर्दे को मेकअप किया जा रहा हो। तब स्मिता ने यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि जब वो मर जाएंगी तो उन्हें सुहागन की तरह ही तैयार किया जाए। 13 दिसंबर 1986 को स्मिता जी के मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उनके घर पहुंचे, जहां उनकी अंतिम इच्छा पूरी करते हुए उनके शव को दुल्हन की तरह सजाकर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। और इस भारतीय सिनेमा के आसमान का एक चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। महज 31 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाली इस अभिनेत्री ने अपने 13 वर्षों के फिल्मी सफर में कभी ना भूलने वाली परफॉर्मेंस देकर खुद को अमर कर दिया। उम्मीद है इससे जुड़ा ये कहानी और किस्सा आपको जरूर पसंद आया होगा। आज की कहानी में बस इतना ही। अगली बार फिल्मी दुनिया से जुड़े कुछ और किस्से कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे।